हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा की परीक्षा हेतु हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 22 संसद के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। हालांकि संविधान में किसी धर्म विशेष की प्रतिनिधि का त्याग किया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों आरक्षित की गई हैं। प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था 1960 तक। इसके बाद इसे हर 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 95वें संशोधन अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि अनुसूचित जातियां व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों का समान निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में आरक्षित सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनर्नियत किया गया। 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 के बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर पुनर्नियत किया गया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व न अपनाना। हालांकि संविधान में राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का आधार अपनाया गया है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य का एक बहुभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है, अतः इसे ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया गया जाता है। प्रतिनिधित्व के समान बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधित्व पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। दूसरे शब्दों में यह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों की अपनी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग का भी विधानमंडल में इसका हिस्सा मिलता है। अनुपातिक प्रतिनिधि के दो प्रकार होते हैं, जिनका नाम है एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था एवं सूची व्यवस्था। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया। यद्यपि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत की थी, लेकिन इसे संविधान में दो कारणों से अपनाया नहीं गया। पहला, मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया समझाने में कठिनाई, क्योंकि देश में शैक्षणिक स्तर कम है। दूसरा, बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता। इसके अलावा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में निम्नलिखित दोष हैं। पहला, यह काफ़ी खर्चीली व्यवस्था है। दूसरा, यह उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करती है। तीसरा, यह मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करती है। चौथा, यह अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। पांचवा, यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है एवं मतदाताओं के महत्व को कम करती है। दोनों सदनों की अवधि। राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य दूसरे हर वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा यह हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोयोजन होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार चुनाव भी लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इस संसद पर छोड़ दिया गया। इसी के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया। पहले बैच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार दिया गया। लोकसभा की अवधि। राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाले संस्था नहीं है। समान तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद
हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद या 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है।